Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। हम 3 मेथड्स जो है देख लिया है और तीनों में ही जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, मतलब किसी में बीटा में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर में, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के केस में, तो किसी में टेम्परेचर डिपेंडेंसी में जो है प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो सर्किट हमारा पिछला वाला था उन सभी सर्किट्स में जो है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जो है कर रहे हैं और नया जो है सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, एक नया मेथड देखेंगे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर बायसिंग का, और देखेंगे कि क्या यह मेथड जो है हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस मेथड को वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, ठीक है, या पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी अपने पिछले के मेथड्स में हमने, ठीक है, एक आरबी रजिस्टर जो था उसको हम कनेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर 2 पैरेलल रजिस्टर जो है R1 और R2 जो है इस बेस से जो है हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो होता है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आता है, इसी कारण इसको जो है वोल्टेज डिवाइडर मेथड भी कहते हैं। तो चलिए इसका सर्किट अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है। This method is commonly used for providing biasing and stabilization। ठीक है, यह मेथड जो है क्या होता है, अधिकतर जो है यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो फीचर्स है वो बाकी सभी मेथड से जो है अच्छा होता है। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे आगे। इन दिस मेथड 2 रेजिस्टेंसेस R1 and R2 आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज VCC एंड प्रोवाइड बाइसिंग। ठीक है, यहाँ पर VCC के अक्रॉस में हम क्या करते हैं, 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 क्या करते हैं, पैरेलल जो है हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद द एमिटर रेजिस्टेंस RE प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन। द नेम वोल्टेज डिवाइडर कम्स फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म्ड बाय R1 एंड R2। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा इसका नेम कैसे आया। ठीक है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायसेस द बेस एमिटर जंक्शन। ठीक है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायसेस द बेस एमिटर जंक्शन। दिस causes the base current and hence collector current flow in the zero signal condition। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है I2 R2, ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो है इसको फॉरवर्ड बायस में जो है रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई भी होगा, ये भी क्या करता है, इसको फॉरवर्ड बायस में रखता है, लेकिन जो बायसिंग का काम करता है वो क्या करता है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, उसका पार्ट्स जो है यहाँ पर वो काम करता है। ठीक है, जो VCC से यहाँ पर सप्लाई होता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसमें जो है IB करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, और IB करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ठीक है, तो जीरो सिग्नल कंडीशन में IB करंट, जीरो सिग्नल बेस करंट IB जब फ्लो होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट भी जो है इसमें फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अब इसका आगे देख लेते हैं हम सर्किट एनालिसिस, ये क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है। लेट करंट I1 फ्लोज थ्रू R1 वी फाइंड द रिलेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ जो I1 है, ठीक है, वो R1 के थ्रू यहाँ पर जो है क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब R1 से ये फ्लो करता है। तो यहाँ पर देखिए I1 जो फ्लो करेगा यहाँ 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड होगा, एक क्या होगा IB और एक क्या होगा I2 होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस IB हो जाएगा, तो I2 प्लस IB मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एज द बेस करंट IB इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बेस करंट IB का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 कैन ऑल्सो बी टेकन एज I1। दैट मीन्स यदि यहाँ पर क्या हो, IB का वैल्यू जो है बहुत स्मॉल हो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू
I मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। I1 इक्वल टू यहाँ पर I2 भी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो I1 इसको मैं I के इक्वल में ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है अजम्पशंस होते हैं, इसी कारण हमें जो है एग्जैक्ट आइडियल वैल्यू जो है नहीं मिल पाता है किसी भी सर्किट का। तो ये सब अजम्पशन जो है हमें लेना भी पड़ता है, ठीक है। In order to thevenizing the base circuit, we first break the base lead as shown in figure B। अब देखिए ये जो सर्किट होता है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ठीक है। इसको हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट में जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम से। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सारे लगे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता है VTH, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या होगा, RTH होगा, जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी क्या सिंपलेस्ट सर्किट में हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम से हम इसको सिंपलेस्ट सर्किट में जो है हम इसको चेंज करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम पहले क्या कहता है कि जो सर्किट रहता है उसका जो लोड है उसको क्या करना है, हमें जो है रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, हटाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा इस साइड है ये जो है लोड साइड है, ठीक है, इधर लोड लगा रहेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, लोड को रिमूव करने के लिए मैं ये जो बेस वाला लेड है, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँगा, ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैं क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए इसको मैं हटा दिया, लोड को रिमूव कर दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, बेस ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखिए बाकी सब सेम है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो VCC है इसको मैं अलग किया हूँ, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए अलग किया हूँ। मतलब VCC का सप्लाई जो है आउटपुट में भी हो रहा है, इनपुट में भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसको मैं अलग कर दिया हूँ, ठीक है। मतलब इसको मैं अज्यूम किया हूँ ऐसे, जो VCC का सप्लाई है इसमें भी हो रहा है तो इसके वाले पार्ट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, आउटपुट वाले पार्ट को उधर भी रख दूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैं क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये बेस ओपन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेम ही है मेरा, ठीक है। यहाँ पर ये I1 मतलब I जो फ्लो हो रहा है R1 के थ्रू ये, और यहाँ ये पॉजिटिव जो है प्लस VCC ये हो जाएगा, ठीक है, और ये सेम है। तो सबसे पहले लोड को हटा देते हैं, मतलब बेस को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर जो बेस को मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज जो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, जिसको VTH से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर और जो है मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब इसी को मैं अलग से इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो निगेटिव होगा ये पॉजिटिव है, इसका जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ग्राउंडेड होगा। तो ये देखिए ये VCC यही है, ठीक है, इसका निगेटिव यहाँ पर ग्राउंडेड है, और ये R2 यही है, ठीक है, ये वाला ये है R2 I जो है इधर से फ्लो हो रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ जो वोल्टेज है वो क्या है, VTH है ये वाला, और ये ग्राउंड सेम है। तो इसको मैं क्या किया हूँ, इस टाइप से ये जो है इसको ऐसे घुमा दिया हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे घुमा दिया हूँ ये वाला, और I1 फ्लो हो रहा है R1 में, तो I1 R1 में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, फिर से ये ऊपर में ये VCC और इसका निगेटिव जो है टर्मिनल ग्राउंडेड है ये वाला, ठीक है। तो ये पहला काम मैं किया, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं, तो हमने कर दिया। तो यहाँ पर
ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिला VTH, जिसको क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। बाय थेवेनिन्स थ्योरम द ओपन सर्किट वोल्टेज विच इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज इज गिवन बाय, अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या होगा, VTH इक्वल टू ये I इंटू R2 होगा, I इंटू R2 ये मैं लिख दिया, यहाँ पर R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VTH होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ फ्रॉम फिगर बी, यहाँ से देखिए फिर से, द करेंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2 इज गिवन बाय, अब देखिए यहाँ पर VCC इक्वल टू, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, VCC किसके इक्वल है, VCC जो है यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो है KVL अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्लोज्ड सर्किट में, आप ये भी समझ सकते हो, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे VCC किसके इक्वल होगा, IR1 प्लस ये IR2, ठीक है। तो VCC इक्वल टू IR1 प्लस IR2, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके इक्वल हो गए VCC। तो इक्वल टू I कॉमन निकाल सकता हूँ, तो I इंटू R1 प्लस R2, ठीक। तो I का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, VCC अपॉन R1 प्लस R2, ये मुझे मिल जाएगा। अब इस I के वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो VTH क्या हो जाएगा मेरा, फ्रॉम इक्वेशन इन 2 VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं पुट कर दिया ये I का वैल्यू, ठीक है, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक। तो ये मिल गया मुझे VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए ये VTH जो है, थेवेनिन वोल्टेज जो है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। क्यों, VCC फिक्स्ड है, R2 फिक्स्ड है, R1 और R2 फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी है ये। तो VTH का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर, फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये पहला केस था थेवेनिन थ्योरम में। तो पहले हमने लोड को रिमूव किया, अब क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। अगेन वी रिड्यूस VCC टू 0 टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोड होता, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, उसको जो है शॉर्ट सर्किट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये वाला, ठीक है, मतलब इसको ज़ीरो कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला देखिए यहाँ पर ये जो था ये ज़ीरो हो गया, तो ये मतलब ग्राउंडेड मान सकता हूँ ये वाला, ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल पर आ गया तो ज़ीरो, ठीक है। VCC क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए VCC तो ज़ीरो हो गया, तो ये जो मेरे पास है, अब इसको मैं ऐसे घुमा कर ला कर ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ ग्राउंड से, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं यही से, ये जो ऊपर गया था, इसको घुमा कर ला कर ऐसे मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्या किया हूँ, ऐसे घुमा कर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो ये R1 और R2 का ये क्या है, देखिए पैरेलल कम्बाइनेशन है, ठीक है। तो R1 और R2 के पैरेलल कम्बाइनेशन का जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस इज RTH इक्वल टू क्या है, R1 और R2 का पैरेलल कम्बाइनेशन है, इक्वल टू अ पैरेलल कम्बाइनेशन ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के पैरेलल कम्बाइनेशन में क्या होता है, उसका वैल्यू जो है और भी कम हो जाता है। तो यदि मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH का वैल्यू फाइंड करूं तो ठीक है, ये हम जानते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। पैरेलल कम्बाइनेशन में क्या होता है, 1/RTH इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RTH इक्वल टू ये फिर से R2 प्लस R1/R1 इंटू R2, तो 1/RTH है, तो RTH का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। मतलब ये जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू तो बहुत कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, आपस में R1 और R2 जो है पैरेलल कम्बाइनेशन में है, ठीक है। और पैरेलल कम्बाइनेशन में रेजिस्टेंस जो है कम होता है। नाउ वी विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो हमने जो थेवेनिन वोल्टेज था और थेवेनिन रेजिस्टेंस था वो तो हमने फाइंड कर दिया, VTH और RTH। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इस पर हम क्या कर देंगे, उसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था,
ठीक है, जो वोल्टेज था वही क्या है, थेवेनिन वोल्टेज है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूँ ये वाला, ठीक है, इस टाइप से। ये मतलब R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो क्या था, VTH, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है ये वैल्यू। और यहाँ पर जो R1 और R2 का पैरेलल कंबाइनेशन है ये वाला, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कंबाइनेशन क्या है, RTH है। तो RTH को मैं क्या कर सकता हूँ, ये बेस पर कनेक्ट कर सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल कंबाइनेशन है, ठीक है। और जो आउटपुट है उसको मैं सेम जो है ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये आउटपुट मेरा सेम है, देखिए ये वाला, ठीक, ये VCC से कनेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये सेम है मेरा, ठीक, इसका पॉजिटिव निगेटिव जो है ऐसे कनेक्ट है ग्राउंड से। तो R2 की जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप था वो क्या हो गया मेरा, VTH, और R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो मेरा हो गया ये, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट जो है ड्रॉ हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस से, मतलब जो वोल्टेज डिवाइडर का ये जो फॉर्म था वो थेवेनिन थ्योरम से क्या हो गया, इस रूप में ही वो सर्किट जो है चेंज हो गया, ठीक है, सिंपलेस्ट सर्किट में, ठीक है, वो क्या था, कॉम्प्लेक्स सर्किट था। तो नाउ अप्लाइंग KVL इन इनपुट सेक्शन ऑफ फिगर F, ठीक है, वी गेट। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, यदि इनपुट सेक्शन में मैं KVL अप्लाई करूँ, ठीक है, तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IB इंटू RTH, ठीक है, माइनस यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप VBE, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, VBE, ये माइनस VBE, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस IE इंटू RE हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए IE का वैल्यू क्या होता है, IB प्लस IC होता है, ठीक है, एंड IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। तो IE के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक, तो चलिए लिख दीजिए, VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब इधर चला गया, तो IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस, ठीक है, IE के जगह पर IB, ठीक, IB प्लस IC की जगह पर बीटा IB लिख दिया, तो यहाँ पर IB प्लस बीटा IB, ठीक, इंटू RE, ये इंटू RE, ठीक। VTH इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, IB, यहाँ से IB कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, RTH प्लस यहाँ पर 1 प्लस बीटा बचेगा, ठीक, 1 प्लस बीटा, और ये RE का RE, ठीक, प्लस ये बचा है VBE। तो यहाँ पर देखिए फिर से मुझे IB का वैल्यू मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो VTH माइनस VBE हो जाएगा ये वाला, ठीक, तो अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE, ठीक है। तो ये हम IB क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि IB से ही हमारा IC निकलेगा, ठीक है। IC क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट है IC और VCE, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के बाद हम उसमें टेम्परेचर जो चेंजेस होगा और जो बीटा वेरिएशन होगा, ट्रांजिस्टर पैरामीटर वेरिएशन होगा, उसको हम देख सकते हैं। और यदि वो जो उससे यदि क्या हो, IC और VCE जो है इंडिपेंडेंट हो, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, वो लोड लाइन में क्या करेगा, सेंटर में लाई करेगा, जिससे हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए IB का वैल्यू तो मुझे ये मिल गया। अब देखिए बीटा का वैल्यू जो है बहुत अधिक रहता है, ठीक है, वो जो है 20 से 600 तक रहता है, बहुत अधिक रहता है। तो उसके कंपेयर में 1, ठीक है, यदि उसमें और ऐड कर दूँ, ठीक है, तो उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू मैं मान लेता हूँ क्या है, बीटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से हम अजम्पशंस ले रहे हैं, ठीक है, इसी कारण हमें आइडियल वैल्यू जो है नहीं मिल पाता है, लेकिन ये हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। देन IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू RE, ठीक है। अब IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से बीटा यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, तो RTH अपॉन बीटा प्लस RE हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो IB का वैल्यू ये मुझे मिल गया। अब क्या करूँगा, मैं जानता हूँ कि IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू IB। तो IB का वैल्यू जस्ट अभी निकाला हूँ, उसको यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, ये मैंने पुट कर दिया, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH माइनस VBE अपॉन RE प्लस RTH अपॉन बीटा। अब देखिए इफ़ RE ग्रेटर देन RTH अपॉन बीटा, अब जो RE का वैल्यू है वो RTH से बहुत अधिक है तो बोल रहा है, ठीक है बेटा। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि RTH का वैल्यू क्या है, बहुत कम है,
ठीक है, तो बहुत कम है उसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, RTH जो है R1 और R2 का पैरेलल कम्बाइनेशन है, तो वो तो पहले से ही कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर से, ठीक है, RTH को क्या कर सकता हूँ मैं, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बीटा जो है क्या हो जाएगा, फिर नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो IC इक्वल टू मुझे मिल जाएगा VTH माइनस VB अपॉन RE। तो इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि IC का वैल्यू जो है बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब बीटा से डिपेंडेंट है। ट्रांजिस्टर पैरामीटर से क्या है IC, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी प्रकार हम मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब ट्रांजिस्टर में जो वेरिएशन होगा पैरामीटर में, उसका जो वेरिएशन होगा उसका जो है कलेक्टर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या होगा, उस टाइम जो है स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएगा बीटा की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, VC का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, ठीक है, अब ये इक्वेशन 4 ये क्या है, इनपुट सेक्शन पे हमने KVL अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर ये इनपुट सेक्शन पे फिर से हम KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो वही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है, सिंस IB इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू हैंस वी कैन नेगलेक्टेड IB इंटू RTH। अब देखिए IB का वैल्यू तो कम होता है, ठीक है, और हम जानते हैं कि RTH का वैल्यू भी क्या है, बहुत कम है। तो कम वैल्यू को मैं कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका वैल्यू और कम आएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही कम हो जाता है, इस वजह से इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो VTH का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, VBE प्लस I इंटू RE हो जाएगा। ठीक है, तो I इंटू RE क्या हो जाएगा, फिर VTH माइनस VBE हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को देखेंगे कि क्या IC जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। उसके लिए सबसे पहले हम VCE जो है फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर VCE बाय अप्लाइंग KVL टू द आउटपुट सेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट सेक्शन है हमारे पास, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, KVL अप्लाई करूँगा ये वाला। ठीक है, फिर से VCE का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका सम होगा, मतलब VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इंटू RC, VCE और I इंटू RE। ठीक, क्या हो जाएगा ये वाला, VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VCE माइनस I इंटू RE। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए, सिंस IE इक्वल टू IB इंटू IC होता है, हियर IB इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू हैंस वी कैन नेगलेक्टेड IB। ठीक है, देन IE इक्वल टू IC, तो IE के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, IC लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि IB क्या है, बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर देखिए VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब इधर जाएगा तो IC इंटू RC प्लस में हो जाएगा, प्लस VCE और ये I की जगह पर IC इंटू RE। ठीक, IC यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, RC प्लस RE प्लस और ये बचा VCE। तो मुझे मिल गया VCE का वैल्यू चाहिए, तो VCE इक्वल टू क्या हो गया, VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। अब देखिए RC का वैल्यू जो है ट्रांजिस्टर पैरामीटर से जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, और RC RE, ठीक है, और VCC ये सब क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब मेरा VCE भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, IC मतलब VCE में क्या होगा, अब IC इंडिपेंडेंट है तो VCE भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बीटा वेरिएशन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी को। मेरे पास क्या है, अब यदि मैं ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर जो है बढ़ा दूँ ये वाला, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, हम जानते हैं ये वाला। ठीक है, लीकेज करंट क्या होता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण जो है फ्लो होने वाला करंट होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है फ्लो होने लगता है। ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये बढ़ेगा तो 1 प्लस बीटा ICBO का वैल्यू क्या होता है, ICO होता है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ICEO भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी लीकेज करंट है। ठीक, तो ICEO बढ़ेगा ये, तो IC तो बढ़ेगा। ठीक है, तो IC भी बढ़ जाता है। ठीक, IC बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। IB का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो नेगलेक्ट कर दूं तो I इक्वल टू IC हो जाएगा, मतलब IC बढ़ेगा मतलब IE भी बढ़ेगा।
ठीक है। तो IE बढ़ेगा। अब IE बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये IE यहाँ बढ़ेगा तो ये IE इंटू RE जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी बढ़ जाता है ये वाला। अब देखिए यहाँ पर IE इंटू RE जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा VBE का वैल्यू, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH माइनस IE इंटू RE, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए I इंटू RE जो है बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन VTH जो VTH है थेवेनिन वोल्टेज वो तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, VBE के वैल्यू को जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब IE इंटू RE जब बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो VBE का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो VBE जो हम फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 0.3 और 0.5, ठीक है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए, या फिर 0.7 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन VBE का वैल्यू यदि डिक्रीज़ किया हमने, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जब VBE का वैल्यू हम डिक्रीज़ करेंगे, वो करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ने पर VBE का वैल्यू जो है डिक्रीज़ होगा, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमने देखा है, ठीक है, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर जो है VBE को भी क्या करता है, अफेक्टेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर VBE का वैल्यू जो है कम होगा। अब VBE का वैल्यू कम होगा तो यहाँ जो VBE क्या करता है, इसको फॉरवर्ड बायस में रखने का काम करता है, ठीक है। तो VBE का वैल्यू कम होगा तो ये पूरी तरह से फॉरवर्ड बायस में नहीं रह पाएगा, मतलब पूरी तरह से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो VBE का वैल्यू यदि हम कम करते गए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर VBE का वैल्यू कम करूँगा तो वहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा नहीं, ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा उस टाइम। और क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है IB का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि VBE की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है IB फ्लो होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस की वजह से, ठीक है। तो IB फ्लो होता है तो क्या होता है, IC फ्लो होता है, तो IB का वैल्यू कम हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, IB का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IC का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। IB तो अब बीटा पर डिपेंडेंट है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ICEO का वैल्यू जितना बढ़ा, ICBO के कारण ICEO का जो वैल्यू जितना बढ़ा, ठीक है, VBE का वैल्यू कम होने की वजह से, ठीक है, IB का वैल्यू जो है उतना कम हो जाता है। मतलब ICEO के कारण IC का वैल्यू जितना बढ़ता है, IB, ठीक है, IB की कम होने के कारण क्या हो जाता है, IC का वैल्यू उतना जो है कम हो जाता है। मतलब IC का वैल्यू क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जितना बढ़ रहा है इसकी वजह से, ठीक है, उतना ही जो है IC का वैल्यू इसकी वजह से कम हो रहा है। मतलब ये जो हमारा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, ये जो है टेम्परेचर से भी क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। VBE का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है, तो वो जो है फॉरवर्ड बायस में जो है पूरी तरह से नहीं रह पाता, और फॉरवर्ड बायस में रहेगा नहीं तो ट्रांजिस्टर उस टाइम जो है वर्क करेगा नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, वहाँ पर जो है VBE कम होता है तो IB कम होगा, IB कम होगा तो IC जो है कम होता है, मतलब उस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, मतलब हमने देखा कि वोल्टेज डिवाइडर जो मेथड है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ना ही बीटा वेरिएशन, मतलब बीटा वेरिएशन में जो है डिपेंड करता है, और ना ही टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे जो है डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर जब चेंज होता है तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और पैरामीटर्स भी जो है चेंज हो गए, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स बीटा, ठीक है, तो उसका भी जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो क्या हो रहा है, ये जो है बाकी जो हमने पिछले मेथड्स जितने भी देखे हैं उन सब से जो है बेस्ट है, ठीक है। इस कारण इसका जो है अधिकतर यूज़ किया जाता है। अब इसका स्टेबिलिटी फैक्टर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, ठीक है। इनपुट साइड में KVL अप्लाई करने पर ये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए VTH इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस VBE प्लस IE का वैल्यू मैं रख सकता हूँ IB प्लस IC, ठीक, इंटू RE। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू IC वी गेट, IC के रिस्पेक्ट में अब यदि डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या है, कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू IB, ठीक है, वेरिएबल है तो RTH कांस्टेंट है तो DIB अपॉन DIC प्लस VBE कांस्टेंट है 0, ठीक, प्लस देखिए VBE जो है इसको कांस्टेंट हम फिर से अज्यूम करते हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो है क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से कांस्टेंट जो है अज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 0 होगा। प्लस यहाँ पर फिर से DIB अपॉन DIC प्लस IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 इंटू RE, ठीक। तो यहाँ पर मुझे मिल गया DIB अपॉन DIC, यहाँ से यदि कॉमन निकालूँ तो यहाँ बचेगा RTH प्लस यहाँ बचेगा RE, ठीक, प्लस और ये RE हो जाएगा, ठीक। तो DIB अपॉन DIC इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, RE इधर जाएगा तो माइनस RE अपॉन ये नीचे चला जाएगा RTH प्लस RE। नाउ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर इज, हम जानते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC, ये होता है, ठीक। तो एस इक्वल टू DIB अपॉन DIC की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू RE अपॉन RTH प्लस RE, ठीक, ये मैं रख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा, फिर से एस इक्वल टू फिर से हो जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, RTH, सॉरी ये वाला जो देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, ठीक है, RTH का 1 से मल्टीप्लाई RTH प्लस RE का 1 से मल्टीप्लाई RE प्लस ये बीटा का RE से बीटा RE, ठीक है, इक्वल टू ये, इसको मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, RE को जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या बच्चा आएगा, यहाँ RE को कॉमन निकालूंगा तो RTH अपॉन RE करना पड़ेगा, ठीक, प्लस 1 इंटू RE अपॉन ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, RE को कॉमन निकाल लूँगा तो RTH अपॉन RE प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर बीटा बचेगा, RE कॉमन निकल रहा है पूरे में से तो RE कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू RTH अपॉन RE प्लस 1, ठीक है, RE कैंसल अपॉन RTH अपॉन RE प्लस 1 प्लस बीटा। इफ़ RTH अपॉन RE लेस देन 1 देन वी कैन नेग्लेक्ट RTH अपॉन RE। अब देखिए यहाँ पर RTH का वैल्यू जो है बहुत पहले से ही बहुत कम है, ठीक है, वो क्या है, पहले से ही बहुत कम है। अब उसको मैं RE से और डिवाइड करूँगा, ठीक है, जो फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, और बहुत कम हो जाएगा, तो 1 से कम हो जाएगा, तो 1 की कंपेयर में उसको बहुत कम मान रहा हूँ मैं, ठीक है, 0 में आएगा उसका वैल्यू 0 पॉइंट में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, एस इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बीटा, ठीक है, ये 0 तो 1 प्लस बीटा, तो ये 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा 1 हो जाएगा, तो एस इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर केस में जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो नियरली जो है 1 के इक्वल मिल रहा है हमें, ठीक है, ये आइडियल वैल्यू है, ठीक है, इसका हम जानते हैं आइडियल वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये सबसे जो है क्या है, मिनिमम वैल्यू माना जाता है स्टेबिलिटी फैक्टर का, मतलब ICO के रिस्पेक्ट में IC में क्या होगा, चेंज जो है सबसे बहुत कम होगा इस कंडीशन में, इसलिए इसको जो है बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 10 के नियरली होता है स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, क्योंकि हम अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर मेथड में क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, ठीक है, स्लाइटली प्रैक्टिकल वैल्यू जो उसका पाया गया है वो क्या है, नियरली 10 है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू है वोल्टेज डिवाइडर मेथड में, ठीक है, बाकी अदर मेथड्स के कंपैरिजन में। तो इस मेथड का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या हो जाएगा,
दिस मेथड प्रोवाइड्स गुड स्टेबलाइजेशन एज कम्पेयर टू ऑल ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड्स। ठीक है, सभी जो ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड्स हमने देखा है, ठीक है, या फिर और भी होते हैं, उनमें क्या है, ये सबसे जो है अच्छा स्टेबलाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है। ठीक, इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड टू मेजर वोल्टेज बाय डिवाइडिंग एंड मेजरिंग स्मॉल पोर्शन एफ लार्जर वोल्टेज। ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा वोल्टेज यदि प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पर ये क्या होता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है ये। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग के केस में क्या होता है, ये सबसे जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए अच्छा मेथड होता है। ठीक, इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, द सर्किट अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सर्किट अरेंजमेंट जो देखा था हमने वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि थेवेनिन थ्योरम यूज़ करके हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अचीव कर लेते हैं, लेकिन इसका जो रियल वो वाला जो सर्किट है वो क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, दिस मेथड रिक्वायर्ड मैनी रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।